हम रायगढ़ नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी आपको जाना होगा। ये कुल मुख्तियार का आदेश है। कुल मुख्तियार इतनी भी बड़ी नहीं हुई है कि युवराज को आदेश दें। हमें किला नहीं चाहिए, हमें पूरा स्वराज्य चाहिए, जिसके लिए हमें शंभू के दिल पर मुगलिया सल्तनत का परचम लहराना है। लेकिन युवराज, इस खत भेजने के पीछे उसका कोई तो हित जरूर होगा। उसे आपसे दोस्ती करने की क्या वजह हो सकती है? हम राजनीति के बारे में उतना नहीं जानते हैं, लेकिन आप खलीता भेजेंगे दिलेर खान को जवाब में? कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं। शंभू राजा ने दिलेर खान को खलीता भेजा है। शंभू राजा ने खलीता भेजा, वो भी दिलेर खान को अचानक। महाराज जी के कानों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। जरा रुकिए। लेकिन हमें एक बात समझ ही नहीं आ रही है, शंभू राजा आए क्यों नहीं? उन्हें आना चाहिए था। कोई बात नहीं, मशगूल होंगे अतिथि जो ठहरे। हाँ, मतलब ससुराल उसमें दामाद युवराज जैसा, मतलब हर रोज अलग अलग तरीके के भोजन खाते होंगे। हाँ, और गणोजी राव आदर आतिथ्य में कमी करने वालों में से नहीं हैं। जो चाहेंगे वो लाकर खिलाएंगे वो। हाँ, फिर आखिर हमें ही आगे बढ़ना पड़ा। हमारी ही कूटनीति काम आई, मतलब हमारी कूटनीति और महारानी जी का मार्गदर्शन, फिर क्या था। अब हमने भी 5000 फौज का एक टुकड़ा आगे भेज दिया है। किले के नीचे फौज इकट्ठी हुई, इसीलिए दिलेर खान क्रोधित हुआ। लेकिन सिर्फ फौज देखकर दिलेर खान वापस लौट गया होगा, इस बात पर हमें विश्वास नहीं हो रहा। लेकिन महारानी जी, ये सच बात है। हाँ, और महारानी जी को हमने उनके पीठ के पीछे क्या क्या किया ये पता ही नहीं। अजी महारानी जी, हमने उसे खौफनाक खत लिखा था, वो घबरा गया। शेर पे सवा शेर होना जरूरी है। क्या पते की बात कही आपने। नहीं तो क्या। हमें अभी भी समझ नहीं आ रहा, शंभू राजा आए क्यों नहीं? अजी वही तो बता रहे हैं, ससुराल, मेहमान नवाजी और ऊपर से कवि कलश, वो भी तो है ना उनके साथ। वो शंभू राजा को कविता के अलावा दूसरा कुछ सोचने ही नहीं देता। जब देखो तब काव्य, जब देखो तब कविता। ऐसे ही लोग बदमाश होते हैं, और शंभू राजा ने ही उसे सिर पर चढ़ा रखा है। बिल्कुल सही है, वो शंभू राजा को कुछ नहीं सोचने देता। महारानी जी, आप इस बात पे ध्यान दीजिए। देखती हूँ। कुछ प्रश्नों के उत्तर मिलने ही चाहिए। मिलेंगे, लेकिन एक बात अब महाराज समझ जाएंगे कि युवराज ना होते हुए महारानी जी इतना बड़ा किला संभाल सकती हैं। युवराज आ गए हैं। गणु जी, युवराज आए हैं। अजीब, सुनते हैं क्या? हमारे भैया आए हैं। गणोजी राजा, अरे बहुरानी क्या कह रही है? क्या हुआ क्या है? पता नहीं, लेकिन थोड़े नाराज हैं। लेकिन भैया, क्या हुआ है? आप नाराज क्यों हैं? नाराज क्यों ना रहूं मैं? एक आध बात भी हमारे मन मुताबिक होने देते हैं क्या युवराज? गणु जी, मामा जी, उन्हें बोलने दीजिए। गणोजी राव बोलिए। युवराज, आज खाने पर आने वाले हैं। ये संदेशा पहले दिया होता तो पहले से ही 4 हिरणों का शिकार कर लेता ना मैं। बढ़िया दावत बन जाती ना। इतना ही ना, फिर कभी करेंगे। हमें भी तो लगता है कि हमारे जीजा जी आए हैं, हमारी बहना आई है, तो उनकी अच्छी खातिरदारी करें, उनको बढ़िया बढ़िया खाना खिलाएं। आप हमारे हिस्से में आते ही कहां हैं? वो भी करेंगे। लेकिन भैया, आप हिरन के लिए शेर से नाराज मत होइए। सच कहूं तो हमें नहीं लगता था कि आप आएंगे। मामा जी, अब कहा है तो हम जरूर आएंगे। मेरा मतलब वो नहीं, पर फौज खड़ी है, उसके अलावा दिलेर खान के लोग भी आते जाते रहते थे।
वो तो है। और उसमें हमने भी तैयारी कर ली थी, फौज को इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन क्यों? ये देखिए, रायगढ़ से हमें एक खलीता आया है होशियार रहने के लिए, और फिर हमने भी फौज इकट्ठा करने की तैयारी शुरू कर ली। कैसी बात करते हैं पिताजी? युवराज को भी तो खलीता मिला होगा ना? मिला था ना? हाँ मतलब। और हम तो भैया सुनिए, ये क्या, आप हमेशा राजनीति की ही बातें करते हैं। नहीं तो क्या। अब देखिए, दामाद जी आए हैं तो उन्हें खुशी से भोजन तो कराइए। और आप लोग तो बस फौज क्या है, खलीता, दिलेर खान, विलेर खान, उन्हीं बातों में। पिताजी अब बहुत भूख लग रही है हमें। ये देखिए। हाँ हाँ महिपत जी। जा जरा दीवान खाना साफ करवाओ और भोजन लगवाओ। जी गनु जी चलिए। हाँ युवराज भी भूखे होंगे। चलिए आइए चलते हैं। चलो युवराज चलिए। युवरागी, देखा आपने, रायगढ़ से आपके पिताजी के लिए संदेश आता है। स्वराज्य पर संकट आया है, होशियार रहिए। और हमें संदेश तो दूर की बात है, हमें ज़बानी संदेशा भी नहीं मिला है। युवराज, अब भोजन के समय ये विषय नहीं चाहिए। नहीं कहूंगा। जो जो सामने आता है उसे स्वीकार करने की आदत हो गई है हमें। पंत, एक बात हमें अभी भी समझ में नहीं आ रही है कि दिलेर खान वापस कैसे गया। मतलब उसने अपने फौज स्वराज्य की सीमा पर लाई तो थी, लेकिन उसने किया कुछ भी नहीं। आपने फौज भेजी इसलिए वो आगे नहीं बढ़ा। लेकिन पंत, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। फिर महारानी जी के सामने आपने ऐसी बात नहीं की। आप ही बात कर रहे थे ना, मैंने तो सिर्फ आपकी हाँ में हाँ मिलाई। वही तो, ऐसे ही हामी हमेशा भरते रहिए। अब दफ्तर में क्या दर्ज होगा? मोरो पंत ने फौज तैयार की इसलिए दिलेर खान पीछे हट गया। लेकिन पंत, असलियत में तो शंभू राजे ने दिलेर खान को खलीता भेजा था, इसीलिए वो वापस गया। ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन क्या? हम उस खलीते का मतलब वैसा नहीं निकालेंगे। फिर कैसे निकालें? शंभू राजा ने दुश्मन से संपर्क किया, ऐसा उसका अर्थ निकालेंगे। और एक बात याद रखिए, राजनीति में एक बात का एक मतलब नहीं, अनेक मतलब निकलते हैं। मतलब कौन निकालता है उस पर वो निर्भर करता है। मतलब? मुझे बताइए, तलवार किस लिए होती है? वार करने के लिए। हम कहते हैं वार रोकने के लिए। घोड़ा किस लिए? सवार होने के लिए। हम बोलते हैं बारात में नचाने के लिए। दूसरी बात, राजनीति में हमारे फायदे का मतलब निकालना होता है, समझे ना? लेकिन पंत, सत्य का क्या? बस वही एक बात नहीं है राजनीति में, सत्य। शंभू राजा ने दुश्मन से संपर्क किया। दुश्मन से संपर्क मतलब स्वराज्य द्रोह। स्वराज्य द्रोह हमारे लिए ब्रह्मास्त्र। समय आने पर उसका इस्तेमाल बेशक करेंगे। पानी दो। युवराज, पानी। क्या चल रहा है श्रृंगारपुर में? सब धूमधाम से चल रहा है। युवराज सुबह सुबह उठते हैं, पूजा अर्चना होते ही अखाड़े में पहुंचते हैं, वहाँ बच्चों को सिखाते हैं। फिर दरबार लगता है, लोग जमा होते हैं। भीड़ होती है क्या? बहुत ज्यादा। काफी लोग आते जाते रहते हैं और बहुत अच्छा न्याय करते हैं। अजी, श्रृंगारपुर इलाके के लोग बहुत खुश हैं उन पर। कन्होजी राव का क्या? उन दोनों की जमती है ना? वो तो बहुत ख्याल रखते हैं युवराज का। और कवि? वो तो उनकी परछाई की तरह उनके साथ रहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण हो तो बताओ। फिलहाल यही बातें बतानी थी। परसों इतनी सी बात के लिए इतनी दूर मत आया करो। जी। चौकन्ना रहना वहां पर। जाओ। जी। हम जा रहे हैं,
बच्चे अखाड़े में राह देखते होंगे। लेकिन पहले दूध पीजिए। अखाड़े में जाने के बाद आप सब कुछ भूल जाते हैं। हमें सच में नहीं चाहिए। ठीक है, तो फिर आज हम भी उपवास करेंगे। मलाई निकाली हुई है, पी लीजिए। बैठ के दूध पीजिए, आइए। नहीं, बैठने का वक्त नहीं है। क्या हुआ है युवराज? कल से आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। कुछ नहीं, ससुराल के मीठे आदरातिथ्य से हम तृप्त हो गए हैं। उसका स्वाद अभी भी हमारी जुबान पर है ना? कल का भोजन बहुत स्वादिष्ट था। कुंवर भाभी ने सब व्यंजन अपने हाथों से बनाए थे। क्या हमारी बहन ने बनाए थे वो सारे पकवान? हाँ। यीशु, तुम महिलाओं का अच्छा होता है। कितनी जल्दी तुम ससुराल की रीत सीख जाते हो। आप लोग ये कैसे कर पाते हैं? कैसे मतलब? यही मायके का सब भूल जाने का और ससुराल में नया जीवन शुरू करने का, और फिर इस तरह बन जाना कि ऐसा लगे जैसे इसी मिट्टी में जन्म लिया हो। मायके के सब पकवान भूल जाने के और ससुराल के सारे पकवानों को अपना बना लेते हैं। बस आता है हमें। लेकिन हम अभी भी नहीं कर पा रहे हैं, और शायद कभी भी नहीं कर पाएंगे। पुराना सब भूल के नए को अपनाना। युवराज, हमारी मिट्टी की एक एक चीज हमारे दिल में बसी हुई है। हमें सब याद आता ही रहता है। क्या हमें ही ऐसे? युवराज, देखिए, आप नाराज मत होइए और ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। और दूसरा कुछ है ही क्या हमारे पास, बताओ। यीशु, जो भूलने जैसा था वो तो हम भूल ही चुके हैं। रायगढ़ पर बिताए हुए दिन भी हम भूल गए हैं, और रायगढ़ छोड़ जाने का फरमान हमारे हाथ में दिया गया, वो भी भूल गए हैं। लेकिन यीशु, अब रायगढ़ भी हमें भूल ही गया है। नहीं युवराज, ऐसा कुछ नहीं है। यीशु, ऐसा ही है। दिलेर खान की फौज जब रायगढ़ की सीमा पर आ पहुंची, ये मालूम होने के बाद यहाँ श्रृंगारपुर में मामा जी को रायगढ़ से संदेश मिलता है। सब सरदारों को संदेश भेजे जाते हैं। रायगढ़ के नीचे फौज इकट्ठा होती है, और हम यहीं पर है, श्रृंगारपुर में। यीशु, किला छोड़ने का फरमान हमें वक्त पर मिलता है, लेकिन ऐसे वक्त पर संदेश नहीं मिलता। बोलिए, हमें समझाइए ये बात। कहिए कि आप ऐसा मत सोचिए। युवराज, देखिए, आप दुखी मत होइए। और पिताजी ने कहा है ना कि दिलेर खान की फौज अब पीछे हट गई है और स्वराज पर आया हुआ संकट टल गया है। स्वराज्य पर का संकट दूर हो गया या फिर जोर शोर से आने के लिए 2 कदम पीछे हट गया है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बालराजे, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तालीम का वक्त हो गया है ना? तालीम खाने नहीं गए आप? हमें नहीं सीखना है मूछ वाले काका से, हमें दादा साहेब से ही सीखना है। हम जाते हैं ना श्रृंगारपुर। बालराजे, ऐसे बोलेंगे तो कैसे चलेगा? आपको सीखना चाहिए ना। सीखेंगे नहीं तो आपके भैया आपसे गुस्सा हो जाएंगे, और फिर श्रृंगारपुर जाकर क्या कहेंगे? माताश्री, हम उनके पास सीखने जा रहे हैं। हाँ, और फिर रायगढ़ का क्या होगा? आपके भैया ने आप पर पूरे रायगढ़ की जिम्मेदारी डाली है ना। आप अपनी जिम्मेदारी ऐसे छोड़ के जाएंगे? नहीं ना। हम जो आपसे कह रहे हैं वो आप समझ रहे हैं ना। आपके पिताश्री, आपके भैया जी आपसे बहुत बहुत उम्मीदें रखते हैं, वो आप पूरा करेंगे ना। तो फिर आप ऐसा कीजिए, आप तालीम खाने जाइए, अपना तालीम पूरा कीजिए,
हम आपके नाश्ते की तैयारी करते हैं। जाइए। और हाँ, भाभी हमें नाश्ते में केसर वाला दूध देती है। आप भी देंगी ना? हाँ, बिल्कुल वैसे ही तैयार रखेंगे। चलिए अब आप जाइए। ये क्या? बाल राजा कहाँ हैं? तालीम खाने गए हैं। जब देखो तब श्रृंगारपुर जाने की जिद करते हैं। ये तो जाहिर है, अपने भैया से वो बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन उनके भैया जो हैं। शंभू राजा के बारे में क्या? इन्हें तो बता ही दीजिए। अब मुंह ही नहीं खुल पा रहा, कैसे बताएं? पंत, जो भी कहना है साफ साफ कहिए। लेकिन कैसे बताएं महारानी जी? अजय शंभू राजा आपके बड़े बेटे, आपके युवराज। लेकिन शायद वो ये सब भूल गए हैं। हाँ, मेरा मतलब है कुछ भी सोचने से पहले वो काम कर देते हैं और फिर उसका नतीजा सबको भुगतना पड़ता है। महारानी जी, अजय हमें तो ये बात पता चली है कि शंभू राजा ने दिलेर खान को खलीता भेजा। नहीं मतलब आपने बुलाया तब वो किले पर नहीं आए और उन्होंने दिलेर खान को खलीता भेज दिया। अजय क्या चल क्या रहा है श्रृंगारपुर में? और अगर उनके ऐसे व्यवहार की वजह से राज्य के काम में मुश्किलें आने वाली होंगी और राज्य के काम में वित्तीय निर्माण होने वाला हो, तो क्या ये महाराज को बताना चाहिए? ये खबर आपको किसने दी? हमें बस पता चली। हाँ मतलब तो महाराज को खलीता तुरंत भेजने की आवश्यकता नहीं है। पहले जो हुआ उसकी तहकीकात होने दीजिए, फिर आगे की सोचेंगे। आप जा सकते हैं। ज्योतिया जी, पवित्र दिखाइए। अब सब ज्योतिया जी को देखकर पवित्र सीखिए। रायप्पा, आंटो जी, बच्चों के हाथों पर ध्यान दीजिए। ऐसे। इस चिमाबाई पर ध्यान रखिए, ये तलवार अच्छी चलाती हैं। हाँ, शुरू कीजिए। क्या किसी को कोई सवाल है? आप थोड़ा आराम कर लीजिए, बैठिए। अच्छा, किसी को कोई शंका है? जी हाँ। कैसी शंका? वो सूबेदार तानाजी मालूसरे, जब उनकी ढाल टूट गई तब उन्होंने अपने हाथ पर शेला बांध दिया और ढाल बना दी। हाँ हाँ, ये सच है। तुम दोनों बहुत होशियार हो। अब हम ऐसा करके देखेंगे। इस ढाल को देखिए, बहुत सख्त है ना? अब ये हमारा कमरबंद सख्त है या नरम? कमरबंद कभी सख्त होता है क्या? फिर इस कमरबंद को हाथ पर बांध दिया तो क्या हम तलवार का वार रोक सकते हैं? नहीं। तो फिर हमेशा याद रखना कि ऐसी मनगढ़ंत कहानियों पर विश्वास रखना नहीं। नहीं। अब समझ गए? चलो फिर से शुरू करते हैं। तलवार ऐसे नहीं पकड़ते हैं बालराजे। बालराजे? क्या मैंने बालराजे कहा? बाल राजा कितने होशियार है ना? हाँ बिल्कुल, जो सिखाया जा रहा है वो तुरंत ही समझ लेते हैं। हमें तो बिल्कुल बड़े महाराज की ही याद आ गई। बड़े महाराज की याद आ गई आपको? जी महारानी जी, वही हाव भाव, वही हिम्मत।
हमने देखा है बड़े महाराज को लड़ते हुए। वो कहते हैं ना, खून के गुण खून में आते ही हैं, और स्वराज के भाव भी युवराज में दिख रहे हैं। हमारे बाल राजे बिल्कुल बड़े महाराज की तरह ही हैं, और शंभू राजे ने उन्हें ये शिक्षा दी है, इसलिए शंभू राजे की तरह लगते भी हैं। हमारे दोनों ही पुत्र बहुत होशियार हैं। वो तो है ही, स्वराज्य के उत्तराधिकारी हैं वो, लेकिन बाल राजा कम नहीं है। बाल राजे, व्यक्ति को बुलाइए, जल्दी जाइए। संभाल के सिखाना चाहिए। बाल राजे को लग गया, ये अच्छा नहीं हुआ। माफ कीजिए महारानी जी, लेकिन हमें अंदाजा भी नहीं था कि बाल राजा ऐसा कुछ करेंगे। इसके आगे सिखाएंगे तो जरा संभाल कर सिखाइए। माताश्री, गलती हमारी है, आप उन पर मत चिल्लाइए। गलती किसने की ये जरूरी नहीं है। जाइए, जल्दी से वैद्य को बुलाइए। जाइए, जल्दी जाइए ना, कोई तो जाओ जल्दी। बाल राजे, आप कक्ष में चलिए, आइए। हाँ, और जोश से। हाँ, गोल घूम कर वार करो। युवराज को तलवार लग गई। माफ कीजिए युवराज, माफ कीजिए। बहुत ही गहरा वार हो गया युवराज। लड़के, ठीक से खेल नहीं सकते क्या? रायप्पा, उस पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? हमारी गलती है, हमारा ध्यान नहीं था। माँ की सौगंध युवराज, जानबूझ के नहीं मारा, गलती से लग गया। हम भी वही कह रहे हैं, गलती से लग गया। और लगा तो लगा, खेलते समय लगता ही है। मेरे पिताजी को नहीं बताएंगे ना, अखाड़ा आना बंद करा देंगे मेरा। वो बहुत मारेंगे भी इसको। कोई नहीं मारेगा तुम्हें। और रोना बंद करो। बहादुर सैनिक कभी रोता है क्या? आपको इतना लगा, फिर भी आप हंस रहे हैं। हम तो रोते हुए ही यहाँ से निकल जाते। आपको दर्द नहीं हो रहा है? जरा भी नहीं। बच्चों, ये जख्म रास्ते पर गिरकर नहीं लगा है ना, तलवार के वार से हुआ है। और तलवार मतलब एक योद्धा का साथी होता है। रणभूमि पर लड़ाई करते करते जो तलवार से घाव होते हैं, वो एक योद्धा के बदन पर के अलंकार होते हैं, अलंकार। चलो, खेल फिर से शुरू करो। आइए, आइए जल्दी। अजय, आइए ना जल्दी। सोचा जख्म बाल राजा का है, लापरवाही नहीं चाहिए, इसीलिए 2 वैद्य लेकर आया। जख्म देखिए, घाव कितना गहरा है वो देखिए। महारानी जी, जगदीश्वर की कृपा से घाव ज्यादा गहरा नहीं है, बहुत जल्दी भर जाएगा। मतलब जख्म कितने दिन में भर जाएगा? जब हम इस घाव को बांधेंगे ना, तो देखिएगा 2 दिन में ये घाव भर जाएगा। सच में? जख्म बांधना भी एक खूबी होती है। और जख्म देने की? जख्म देना भी खूबी होती है क्या? हुई है, इसलिए तो कह रहा हूं। होने दीजिए, हम हैं ना आपके साथ आपके जख्म बांधने के लिए। युवरागी, दिखने वाले जख्म तो आप बांध देंगी, लेकिन वो जख्म का क्या जो दिखते नहीं? ना दिखने वाले जख्म के लिए हमारे पास ना दिखने वाला मरहम भी है। चलो, इसका मतलब हमें हमारे घाव की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सच में चिंता मत कीजिए, और जब हम कह रहे हैं इसीलिए चिंता मत कीजिए। घाव गहरा तो नहीं ना? नहीं, तलवार छू के चली गई। तो फिर सूजन क्यों आया है? महारानी जी,
आप चिंता मत कीजिए, जल्द ही जख्म ठीक हो जाएगा। नसीब अच्छा है, वरना इनका अंगूठा भी कट जाता। नहीं नहीं, वैसा कुछ भी नहीं होगा। महारानी जी, बाल राजा दिल्ली के बादशाह को भी मोकी खिलाएंगे। और ये हमारी नहीं, खुद महाराज की भविष्यवाणी है। हाँ, हम तो भूल ही गए थे। अजय महारानी जी, अपने बाल राजा कितने चतुर हैं, कितनी रफ्तार से तलवार चलाते हैं। बहुत होशियार हैं। बच्चे बहुत होशियार और मेहनती हैं। उन्हें सही मार्गदर्शन और शिक्षा मिलनी चाहिए। आप ध्यान दे रहे हैं ना? हम हैं, कविराज हैं, गणुजी राव हैं। सच कहें, आप सबकी कोशिश से यहाँ श्रृंगारपुर के हर एक घर में एक योद्धा तैयार हो जाएगा। आप देखिएगा। होना ही चाहिए। बच्चे भी बहुत मेहनत करते हैं। हाँ, हम देखते हैं ना, सुबह जल्दी उठकर अखाड़े में आते हैं और दोपहर तक उनकी कसरत चलती रहती है। सब बच्चे बहुत ही मजबूत और होशियार हैं। हमारे बाल राजे मजबूत और बलवान हैं। वो तो हैं, लेकिन अरे इतनी छोटी सी जख्म के लिए 2 वैद्य, क्या जरूरत थी? एक हड्डी के वैद्य हैं और वो जख्म में निपुण हैं। अरे पर जख्म देखा है मैंने। इतने छोटे से जख्म के लिए छत्रपति के बेटे घबराएंगे क्या? बाल राजे, कैसा बनना है? बड़े भैया की तरह मजबूत। हाँ, हम भी उन्हीं के जैसे बनेंगे, साहसी, वीर और मजबूत। शाबाश। लेकिन खून बहुत बहा है, सूजन भी आई। रात को बुखार नहीं आना चाहिए। आप चिंता ना करें, उसकी दवाई हम उन्हें दे रहे हैं। माताश्री, बाल राजे को कुछ नहीं होगा। अभी से दवाई की आदत मत डालिए आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बाल राजे अभी छोटे हैं। वैद्यराज, कोई परहेज? नहीं, आपके दवाई के लिए परहेज होता है, इसलिए पूछ रहे हैं। उन्हें जो चाहिए खाने दीजिए, परहेज नहीं है। उन्हें पेट भर के खाने दीजिए। ये बच्चे क्या खाते होंगे? जो भी उनके घर में बनता होगा वही। हमें नहीं लगता कि उनके घर में पौष्टिक आहार बनता होगा। हाँ, ये सही कहा आपने। क्योंकि कभी कभी उनके घर में चूल्हा भी नहीं जलता होगा। तो फिर अब एक काम करते हैं, जो बच्चे अखाड़े में आते हैं उन्हें हम हमारे घर से ही खाना बनाकर खिलाएंगे। देना ही चाहिए। अजय कल के राजा हैं वो, उनका ख्याल तो रखना पड़ेगा। कल के राजा? हाँ, कल के राजा हैं वो, इसीलिए तो। युवरागी ये स्वराज्य के कल के सैनिक हैं। देखभाल तो करनी ही पड़ेगी। चलिए, अब एक जन कुआं बन जाइए और दूसरा उसमें पानी डालेगा। युवराज, ये कैसा खेल है? चलिए देखिए। अरे आप बार बार उसका मार क्यों खा रहे हैं? जरा ध्यान लगाकर खेलिए। मैं तो ध्यान दे ही रहा हूँ, लेकिन वो कभी मारता है कभी नहीं मारता। क्योंकि आप केवल उनके हाथ की ओर ध्यान दे रहे हैं। उनकी आंखों पर नजर रखिए। वार करने वाले का वार हमेशा पहले उसकी आंखों में दिखाई देता है। उनकी आंखों पर ध्यान दीजिए, सब समझ जाएगा। तलवारबाजी में हम यही सीखते हैं ना। खेलिए अब। शाबाश। युवराज, आप कोई भी खेल यूं ही नहीं खेलते। आपके हर खेल में एक सोच होती है, सीख होती है। कविराज, क्या आप हमारे साथ खेलना चाहोगे? जी मैं? हाँ, हम पानी डालते हैं, आप मारिए। युवराज, हम खेल में भी आप पर हाथ नहीं उठा सकते। कविराज, ऐसा सोचिए कि हम बच्चे हैं। खेलेंगे? जी, कोशिश करते हैं। तो फिर आइए।
देखिए युवराज कैसे बच्चों में घुल मिल गए हैं। सच कहा धरा बुआ, युवराज को इस तरह हंसते हुए बहुत दिनों बाद देखा है हमने। बेचारे ने अपना बचपन कभी जिया ही नहीं, ऐसे सब कभी खेला ही नहीं, हमेशा भाग दौड़ ही करते रहे। अब मन भर के खेलने दीजिए। युवराज, हमें ऐसा लगता है कि लड़ने के साथ साथ इन बच्चों को पढ़ना लिखना भी सिखाना चाहिए। पढ़ेंगे लिखेंगे तो और होशियार हो जाएंगे। बहुत अच्छी कल्पना है। तो अगर आपकी आज्ञा हो तो। कविराज, अभी हमें मालूम हुआ है कि जब आप कहते हैं कि कोई कल्पना है तब तक आपकी पूरी योजना तैयार होती है। ऐसा कुछ नहीं है युवराज। कल से शुरुआत कर दीजिए। जी युवराज। अब खेलें? जी बिल्कुल। हे जगदीश्वर, पूरे जगत के स्वामी, स्वराज्य की प्रजा को सुखी रखिए। बच्चों को बुद्धि दीजिए, नौजवान लोगों को शक्ति दीजिए, किसानों को समृद्धि दीजिए, मेहनत करने वालों को खुशियां दीजिए और मां बेटियों को सौभाग्य दीजिए। स्वराज्य पर कुदरत की कृपा हमेशा बनाए रखिए। हमारे परिवार के सभी सदस्यों के सुख, शांति और स्वास्थ्य के लिए हम ये जाप और अभिषेक कर रहे हैं। संकल्पेन समर्पित तव विभो, पूजा ग्रहणम प्रभो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। बहना, ओ बहना। भैया आप आइए ना, आइए। युवराज कहाँ है? युवराज महादेव की पूजा कर रहे हैं। आप बैठिए ना, हम पानी लेकर आते हैं। लीजिए। बताइए भैया, कोई काम था उनसे? हाँ, कुछ बात करनी थी। मतलब बहना, मैं क्या कहता हूँ, युवराज जो इतनी दौड़ भाग कर रहे हैं मुझसे तो सहा नहीं जाता। मतलब उन्हें युवराज की तरह रहना चाहिए, आराम करना चाहिए। आराम? भैया, युवराज कोई भी काम कर सकते हैं सिवाय एक काम के, आराम। अजी, काम के लिए तो वो शेर ही हैं। उसके बारे में हमने कहाँ कुछ कहा है, लेकिन हमें क्यों तकलीफ होती है? क्योंकि हमारे जीजा जी श्रृंगारपुर में आए हैं तो वो थोड़ा विश्राम करे, आराम करें, लेकिन वो कुछ नहीं हो रहा। इन्होंने तो अखाड़ा ही शुरू कर दिया। अब हर रोज बच्चों को जमा करते हैं और उन्हें सिखाते रहते हैं, और बचे समय में वो कलुषा। कलुषा? वही कविराज मित्र। बहना, आपको बता रहा हूँ, ये आदमी सिर्फ तुकबंदी जमा के कविता नहीं करता, बल्कि फालतू की चीजें भी युवराज के दिमाग में भरता रहता है। हाँ, पर वो युवराज के मित्र हैं। हाँ तो ठीक है ना। अब हम तो उनके इतने प्यारे साले हैं, लेकिन हम बात करते समय तमीज रखते हैं ना। खड़े होते समय 4 हाथ की दूरी भी रखते हैं। हर किसी को समझ में आना चाहिए। लेकिन वो खुले विचारों के हैं। हाँ, बब्बर शेर का स्वभाव प्यारा है, इसलिए उसके बालों की कोई चोटी बनाता है क्या? तो क्या करना चाहिए युवराज को? हमारे दम पर बेफिक्र रहें वो। हमें लगता है कि हमारे युवराज की तरह ही रहें। घोड़े पे बैठ के सैर करे राजा की तरह, प्रजा का प्रणाम स्वीकार करें। यह अखाड़ा वगैरह तो 4 दिन ठीक है। देखिए भैया, युवराज को ये सब पसंद है। युवराज को तो वो पसंद है, लेकिन यहाँ के बच्चों की भी तो पसंद होनी चाहिए। उन्हें नहीं पसंद ये भाला बर्ची तलवार। लेकिन भैया, बच्चे तो यहाँ अपनी मर्जी से आते हैं। नई बात है ना। 4-8 दिन आएंगे और उसके बाद मैं बोलता हूँ ना, ये पसंद बस अगले हफ्ते तक ही टिकेगी। उसके बाद अखाड़ा बंद हो जाएगा, देख लीजिए। क्या आपको यकीन है? पूरा यकीन है। आज ही अंदाजा आ जाएगा आपको।
मुझे नहीं लगता कि आज कोई आएगा। क्यों? अजी, नावारी का मेला होता है, आज सब वहां जाएंगे। हमें ऐसा नहीं लगता। अपनी आंखों से ही देख लेंगे आप। अजय, हमारे बाप दादा ने कम अखाड़े खोले क्या? जानवरों का तबेला बना दिया उन्हें। ऐसा? तो फिर आज देखते हैं कि बच्चे मेले में जाते हैं या अखाड़े में आते हैं। क्या लापरवाही है ये? इतना कम लगान भरा है कि मजाक किया है। हाँ, लेकिन प्रभावली में इस साल अकाल की वजह से फसल ही नहीं हुई है, तो फिर किसान लगान कैसे भर सकते हैं? अजी, क्या अकाल की रट लगा रखी है? अरे हम नहीं कह रहे, हम तो केवल प्रभावली के किसानों की बात आपको बता रहे हैं। बिल्कुल नामंजूर है ये कारण। हमारी फौजें दक्षिण में गई हैं, उन्हें रसद भेजनी होती है। इतना कम लगान आया तो उन्हें क्या भेजेंगे? खर्चा कैसे चलाएंगे? महाराज को मैं क्या जवाब दूं? हाँ, आपकी बात भी सही है। अजी, अनुभव से बता रहा हूँ, महाराज के दयालुपन का फायदा उठाया जा रहा है इन चोरों के जरिए। लेकिन अब प्रभावली की प्रजा से क्या कहें हम? साफ बताइए, ये कारण नहीं चलेंगे। फसल उपजे ना उपजे इससे हमें कोई लेना देना नहीं। तय लगान मिलना चाहिए, मतलब मिलना चाहिए। तुरंत बताइए। जी, बता देंगे। युवराज, क्या कहा था हमने युवराज? कोई भी नहीं आएगा। यहाँ के लोगों को मैं अच्छे से जानता हूँ। जो है सो है, जो नहीं है सो नहीं है। गणोजीराव, लेकिन इस बार आपका अनुमान गलत होगा। नहीं गलत होगा। मतलब बिल्कुल कोई नहीं आएगा ऐसा नहीं है। आएंगे 2-4 लड़के। अगर स्वराज्य के युवराज बुला रहे हैं तो 2-4 लोग तो आएंगे ही, लेकिन उसके बाद नहीं, लोग कम होंगे, देखिएगा। गणोजीराव, मेले में जाने के बदले अखाड़े में आए हैं हमारे सभी सैनिक। हाँ? अब क्या बोलूं मैं?